बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस नकवी साहब। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, अदालती केसेस भी हैं, JIT का शोर भी है, उस पर तो हम बात कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मामला जो कि शुरू हुआ था, जिस पे इस नकवी साहब के साथ हमने वीडियोज़ भी की, जो लद्दाख में शुरू हुआ मामला चीन और भारत के दरमियान, उस पर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे, मैं आपके साथ खबर शेयर करूंगा इस हिसाब से कुछ चीज़ें पूछकर, कि पाकिस्तान ने 5 अगस्त से पहले एक और बड़ी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। उसकी प्लानिंग की जा रही है कि 5 अगस्त जब कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया था, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं, तो उस मौके की मुनासबत से पाकिस्तान कोशिश करेगा कि एक मरतबा फिर आलमी ज़मीर को झंझोड़ा जाए और दुनिया को रियलाइज कराया जाए कि एक बरस गुजर चुका है उस जुल्म की दास्तान को, उस जबर को और उस जबर के तसलसल को। तो इस रकवी साहब, पहले तो ये बताएं कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, यानी आज 7 जुलाई है, 7 जुलाई को लद्दाख के मामले पर भारत और चीन के दरमियान सूरत हाल क्या है? देखिए, बहुत सारे मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे जो यूट्यूब है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें फ़तह होती रहती हैं और कुछ चीज़ें फ़तह की भी गई हैं यूट्यूब के ऊपर। और बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी है, डिसइन्फॉर्मेशन भी, और इंडियन साइड पे ज़्यादा है, क्योंकि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जिस तरह चाइना जो है उसको एक तरीके से पुल बैक करना पड़ा है विदाउट गेनिंग एनीथिंग। सिचुएशन ये है। और फिर यहाँ से कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि जैसे भारत जो है उसने अब सरेंडर कर दिया और भारत ने इलाका अपना छोड़ दिया, बख्श दिया चीन को। सूरत हाल ये है कि जो सूरत हाल 6 जून को थी, जो सूरत हाल उससे भी पहले थी, यानी कि एक प्री अप्रैल, अगर आपने इस सिचुएशन को समझना है, 1 अप्रैल से पहले की सिचुएशन है, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वही थी जिसको ब्रीच नहीं किया गया था किसी भी जानिब से। पेट्रोलिंग हो रही थी और उस दौरान ये सारी एस्केलेशन हो गई। फिर चीन जो है उसकी फोर्सेस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 2 मुकामात के ऊपर, 3 मुकामात के ऊपर आगे आई और उन्होंने तकरीबन 60 से कुछ जायद मुरब्बा किलोमीटर का इलाका उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद इसके ऊपर मुज़ाकरात हुए 6 जून को, और 6 जून के ऊपर उसको डीएस्केलेशन करने के लिए, क्योंकि उस वक्त कुछ फाइट्स हो चुकी थी, स्कर्मिशेस हो चुकी थी, मुक्के चल चुके थे, पथराव हो चुका था। उसके बाद चीन ने और भारत ने मुज़ाकरात किए 6 जून को, और 6 जून को मोल्दो बॉर्डर के ऊपर चाइनीज़ साइड के ऊपर जो मुज़ाकरात थे उसमें हरिंदर सिंह लेफ्टिनेंट जनरल इधर से शरीक और इधर से मेजर जनरल लियोलेन, इनके दरमियान मुज़ाकरात में ये फैसला हुआ कि ये डीएस्केलेट करेंगे और डिसएंगेज करेंगे। डीएस्केलेट करने का मतलब ये है कि वो टेक्निकली खुद ब खुद हो जाएगा जब आप डिसएंगेज करेंगे। डिसएंगेज ऐसे करना है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके इस जानिब भारत ही मौजूद हैं जो कि ब्रीच होकर अब नई बन चुकी है, और चाइना यहाँ तक अपना कंट्रोल ला चुका है 6 किलोमीटर आगे, जो कि फिर आगे अगर आप उसको ज़रब दे दें तो फिर वो ज़्यादा एरिया बन जाता है। उस एरिया के ऊपर ऐसा किया जाएगा कि एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा कि 500-500 मीटर तक अपने फौजियों की तादाद जो है वो कम कर लें। अभी तो बॉर्डर के ऊपर लगे हुए हैं ज़्यादा फौजी, ठीक है, इनकी तादाद कम कर लेंगे, फिर 500 मीटर के पीछे और ज़्यादा तादाद होगी, और जो ज़्यादा फोर्सेस का बिल्डअप हो गया है जो कि हज़ारों में था उस वक्त और अब 30,000 पे, उसको बैक जो है वो स्टेप करना पड़ेगा, वो बफर जोन में बैक हो जाएंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वही है। जिस मसले के ऊपर ये है कि चीन आगे आ चुका है, तो चीन आगे मौजूद है। अब हुआ ये कि 30 तारीख को फिर मुज़ाकरात हुए, और मुज़ाकरात में दोबारा डी एस्केलेशन की बात हुई, दोबारा बात हुई कि हमने डिसएंगेज करना है। इसके बाद भी इसके ऊपर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ था। फिर उसके बाद होती है अजीत डोवल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भारत के, और चीन के वज़ीर ख़ारजा वैंग जी, इनके दरमियान मुज़ाकरात होते हैं, और मुज़ाकरात में ये फैसला होता है कि ये काम का आगाज़ कर दिया जाए, इसको ब्रेक थ्रू भी आप कह सकते हैं। उसके बाद एक पार्शियल डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस हमने देखा है जो कि हुआ है, और कुछ सेटलमेंट्स जो चाइना की वहाँ पर बनी हुई थी उनमें बतदरीज कमी आई है। ठीक है, कमी ज़रूर है, लेकिन मामला उसी तरीके से मौजूद है। भारत का जो एरिया जिसको कह सकते हैं आपके उसके ऊपर कब्ज़ा हुआ, वो कब्ज़ा अभी तक चीन का बरकरार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहीं पर है। फौजियों की तादाद सिर्फ उससे कम की गई है, जिसका मकसद ये है कि आप तनाव को कम करें। उस कम तनाव की कैफियत में जब मामलात टेंशन में नहीं होंगे, बिल्ड नहीं हो रहा होगा प्रेशर गवर्नमेंट्स के ऊपर, उनकी आवाम की तरफ से, क्योंकि चीन का ये मसला नहीं, ये मसला भारत का है। भारत के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर, उनकी अपोजिशन का प्रेशर, उनके मीडिया का प्रेशर,
इतना ज्यादा है कि जैसे नरेंद्र मोदी का नाम सरेंडर मोदी रख दिया कि उसने सरेंडर कर दिया। तो जब ये हाइटेंड टेंशंस कम हो जाएंगी तो उस वक्त ठंडे दिल से बैठ के मुज़ाकरात का माहौल बन सकेगा। तो ये सिर्फ मुज़ाकरात का माहौल बनाने के लिए उसी पॉइंट से पार्शियल डिसएंगेजमेंट हुई है। पार्शियली फौजियों की तादाद जो है फौजियों की वो कम हुई है। 30,000 इधर भारत के खड़े हैं, 30,000 इधर चाइना के खड़े हैं और शिफ्टों में खड़े होते हैं। नियर बाय जो उनके एरियाज हैं वो वहां से फिर उनकी जो है मूवमेंट होती है। लेकिन सवाल ये है इस नकवी साहब, डिसएंगेजमेंट हो गई, फौजियों की तादाद कम हो गई, सारी चीज़ें अपनी जगह पे, वो जो भारतीय फौजियों का खून जो बहाया गया है उसका क्या बना है? वो जो मोदी जरा जरा सी बात पे कहते हैं कि बदला लेंगे, ये कर देंगे और इतनी छाती है और ये है और वो है, तो वो क्या हुआ? देखें ये सारे मामले में आप जब अच्छा उसके बाद एक एपिसोड और भी हुई है, आपके सवाल में नहीं है लेकिन वो मैं पहले मेंशन करता हूँ। नरेंद्र मोदी गए लद्दाख और लद्दाख में यानी कि उनके कहने के मुताबिक जाना उन्होंने बॉर्डर पे था, वो बॉर्डर से कई 100 किलोमीटर पीछे उन्होंने उनकी एक बाकायदा माचो मैन का, एक टफ मैन का, एक ताकतवर आदमी का तासुर बनाने की PR एक्सरसाइज थी सही, वो जो भारत की जानिब से की गई। क्योंकि नरेंद्र मोदी का इमेज जिस तरीके से इस सारी स्टैंड ऑफ में डाउन हुआ है अपनी पब्लिक में, जिसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पर, एक ताकतवर, एक दबंग आदमी, बिल्कुल जिस तरीके से कोई देवमालाई किस्सों का एक हीरो होता है या बॉलीवुड की किसी फिल्म में जौहर दिखाने वाला एक बंदा होता है, उस बंदे का उसका इमेज था और वो इमेज इरोड हुआ। क्योंकि 15 और 16 जून की दरमियानी शब जब ये वाकया हुआ जिसमें भारत के 20 जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं 20 फौजी मारे गए, जिसमें उनका कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रैंक का ऑफिसर शामिल था। ये बहुत बड़ा धचका था। उसके बाद एक बाकायदा उसमें चाइना को फिर टेक्निकल एज कहाँ हुआ जब चाइना ने अपने नंबर ऑफ सोल्जर्स जो है वो जाहिर ही नहीं किए। ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी फाइट हो जाए और चाइना को कुछ भी नुकसान ना हुआ। चाइना को नुकसान हुआ है वहां पे, चाइना ने अपना नुकसान जाहिर नहीं किया, इन्होंने अपना जाहिर है उसको जाहिर कर दिया। उसके बाद इनकी पब्लिक का प्रेशर बनना शुरू हो गया और इस सारे मामले में ना तो इंडियन इंटेलिजेंस, ना अमेरिका, ना किसी और मुल्क की इंटेलिजेंस की तरफ से कोई बाकायदा हतमी तौर पर एक ऐसा फिगर दिया गया कि जिससे पता चले कि वाकई चीन का भी कोई डैमेज हुआ है। तो जब तक वो वेग है, जिस वक्त तक वो वेग है, तो वो टेक्टिकल एज चाइना के पास है। भारत के साथ फिर ये हुआ कि नरेंद्र मोदी से सवालात होने लगे, उसने कोई बयान नहीं दिया। उनकी लीडरशिप जिस तरीके से बढ़ चढ़ के बयानात देती है वो बयानात नहीं आए और फिर सूरत हाल ये बन गई कि नरेंद्र मोदी का नाम सरेंडर मोदी रख दिया। उनके ऊपर जिस तरीके से राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिस तरीके से उनके ऊपर वो शिवसेना की हैं चतुर्वेदी, उन्होंने जिस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी उन्होंने जो बात की, और बाकी इंडियन मीडिया में जिस तरह उनके पॉलिटिशियंस ने बैठ कर नरेंद्र मोदी पे सवाल उठाए, नरेंद्र मोदी का इमेज इरोड हो गया था। बीजेपी का जो बेसिकली एक वो था, नारा था कि हम अखंड भारत और राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, ताकतवर इंडिया, खित्ते में छा जाने वाला इंडिया, वो इरोड हो गया था और बहुत डाउन हो गए थे। उसके बाद उसकी एक PR एक्सरसाइज के लिए आपने नरेंद्र मोदी को उठाया, उसको आपने एक आर्मी के वर्दी के कलर की जैकेट पहनाई, नीचे जॉगर पहनाए, ऊपर अजीबोगरीब से चश्मे पहनाए, फिर आपने उसका जो है ना वो एक राउंड लगवाया उधर फौजियों के दरमियान, फिर उसको उनके दरमियान बैठा हुआ दिखाया, फिर आपने उनको एक मेड अप फैसिलिटी में अस्पताल जाहिर करके आप वहाँ पर लेके गए और पूरी एक तरह से कैंपेन। और वहाँ पर वो तकरीर जो है, उनकी तकरीर सुन लें, उसमें वो कह रहे हैं कि एक्सपेंशनिज्म का ज़माना नहीं रहा। यानी जो ममालिक तोसी पसंदाना अज़ाइम रखते हैं अपने खित्ते की, अपने इलाके की या दूसरे ममालिक की ज़मीनों पर कब्जा करने का सोचते हैं, उनके खिलाफ बात की। और ये बात कौन कर रहा है? बंदा जिसने 5 अगस्त को एनेक्स किया डिस्प्यूटेड एरिया को, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एक डिस्प्यूटेड एरिया है। जब आप उसको अपनी आर्टिकल 370 ख़त्म करके, उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके यूनिलैटरली एक तरफा तौर पर और इलीगली, क्योंकि इंटरनेशनल उसके ऊपर करारदादें मौजूद हैं जो उसको बताती है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, उसको ख़त्म करने के बाद जो बंदा उसको अपने साथ शामिल कर रहा है, वो बंदा कह रहा है कि एक्सपेंशनिज्म का ज़माना गुजर गया। एक्सपेंशनिज्म करने वाला बंदा कहता है कि एक्सपेंशनिज्म का जो नेपाल के इलाके हथियार है, जिसमें लिपुलेख, काला पानी, लिम्पी, अधूरा, ये 3 इलाके हैं जिसके सरहदी तनाज़ात अपने तमाम के तमाम हमसायों के साथ हैं। जो कहता है एक साइचिन भी हमने लेना है, जो कहता है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी हमें दे दो,
वो बंदा कह रहा है एक्सपेंशनिज्म नहीं होनी चाहिए। तो कितनी बेचारगी है उस बंदे के लहजे में कि चाइना से वो कह रहा है कि नहीं करें, बस ये करें, भी खत्म करें। ये हाँ, ये एंड आपने अच्छा किया है कि शायद वो जो चित्रौल हुई है उस चित्रौल के बाद अकल जो है वो ठिकाने आ गई है, और उस अकल ठिकाने आने के बाद वो कह रहे हैं कि ये पॉलिसियाँ ठीक नहीं होती, और ज़ाहिर अपने लोगों को वो तसल्ली दे रहे हैं। और जो ईसा नकवी साहब ने बताया, बाकी अपनी वीडियोज़ में ये मुसलसल तफसील के साथ बता रहे हैं वहाँ की सूरत हाल के, और वो सारी सूरत हाल कैसे उन्होंने ड्रामा किया, अदाकारी की, और अदाकार तो वो हैं ज़ाहिर है। तो बहरहाल देखते हैं कि मामला किस तरफ आगे बढ़ता है। वो जो कश्मीर वाला मैंने आपको बताया था उस पर नेक्स्ट इस वीडियो में आपके साथ तफसील के साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, किस तरह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि एक मरतबा फिर इस मसले को इंटरनेशनलाइज़ किया जाए, हाईलाइट किया जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।